नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्य योजना का शुभारंभ करेंगी। देश भर में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.63% हुई। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खोला गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद नरौरा के गंगा तट पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष सप्ताह की शुरुआत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया और कल से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं निखिल कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अमृत महोत्सव क्विज के लिए आज का प्रश्न है, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर amritmahotsav@gmail.com पर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा राज्य सरकार में मंत्री जनक राम शामिल थे। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद श्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मांगें सुनी। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने रखी। वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्य योजना का शुभारंभ करेंगी। इस कार्य योजना में केंद्र सरकार की उन परिसंपत्तियों की पहचान की गई है जिन्हें अगले 4 वर्षों के दौरान बेचा जाना है। इसमें सड़क, रेलवे, विमानन, बिजली, तेल, गैस और भंडारण जैसे क्षेत्रों की सरकारी संपत्तियों का विवरण उपलब्ध होगा। इन क्षेत्रों में सरकार की 60 खरब रुपए की संपत्ति बेचने की योजना है। सरकार ने इस योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की है। इस वेबसाइट पर सरकारी विभागों और मंत्रालयों की संपत्ति खरीदने के इच्छुक निवेशकों को सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2024-25 तक 4 साल की अवधि के लिए बनाई गई इस कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। वित्त मंत्रालय ने आज इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारिख को बुलाया है। उनसे ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि आयकर ई फाइलिंग का नया पोर्टल शुरू होने के 2.5 महीने बाद भी इसमें आ रही कठिनाइयों को दूर क्यों नहीं किया गया। उन्हें इस बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 58 करोड़ 25 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कल 7,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि कल 25,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो पिछले 160 दिन में सबसे कम है। देश में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 3,33,924 रह गई है। कल 44,157 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए। इस महामारी से अब तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.63% हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे उच्चतम दर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 57 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड के टीके भेजे जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास इस समय 3 करोड़ 44 लाख से अधिक टीकों का स्टॉक उपलब्ध है। 13 लाख से अधिक टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। मणिपुर में सरकार ने कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू को और अधिक रियायतों के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट। राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू आज से 6 सितंबर तक लागू रहेगा। सरकार का आदेश है कि सभी सरकारी कार्यालय में ई-ऑफिस पर काम करेंगे और ग्रेड ए अधिकारी 50% कार्यालय में स्थिति होना चाहिए। सरकारी आदेश में यह भी बताया गया है कि इम्फाल हवाई अड्डा खुला रहेगा। राज्य में चल रही रेलवे के निर्माण कार्य एवं MGNREGA के तहत कार्य जारी रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। कर्नाटक में आज लगभग 1.5 वर्ष बाद 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 1.5 साल बाद आज 9 से 12 कक्षा खुली तो स्कूल्स और कॉलेजेस में उत्साह दिखा दिया। जब मुख्यमंत्री बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में स्कूल गए तो टीचर्स और स्टूडेंट्स से मिलकर उनसे बात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि क्लासेस आरंभ करने सरकारी निर्णय से टीचर्स और विद्यार्थी खुश हैं। Students are all very happy. They have expressed their happiness because online there was a lot of other issues where communication is the issue, network was the issue. But here one-to-one direct dialogue with the teachers, teaching will be better, understanding will be better, and they are with the friends. So mentally they are very happy. It's like they have got really a freedom today from COVID. मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस महीने के अंत में कोविड विशेषज्ञों और शिक्षा तज्ञों से मिलकर तय किया जाएगा कि 1 से 8 कक्षाओं को भी खोला जा सकता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश सरकार नियमित टीकाकरण के साथ साथ 25 और 26 अगस्त को मेगा टीकाकरण अभियान भी आयोजित कर रही है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि टीकाकरण महाअभियान में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक 25 अगस्त को, वहीं दूसरी खुराक 26 अगस्त को निर्धारित केंद्रों पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी कोरोना स्वयंसेवकों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित आम जनता से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील करी है। राज्य में अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक लग चुकी है। राज्य में टीकाकरण के लिए पात्र जनसंख्या 5,48,90,000 है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में करीब 4 महीने बाद आज से सिनेमा घर 50% की क्षमता से फिर से खोल दिए गए हैं। पड़ोसी राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए भी यातायात आज से खोल दिया गया है। मेट्रो ट्रेनों का संचालन भी रोजाना रात 11 बजे तक किया जा रहा है। सरकार ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्ययोजना का शुभारंभ करेंगी। देश भर में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 58 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.63% हुई। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खोला गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद नरौरा के गंगा तट पर।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष सप्ताह की शुरूआत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया और कल से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओडिशा में पुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खोल दिया गया है। ये मंदिर महामारी के कारण जनता के लिए 24 अप्रैल को बंद कर दिया गया था। मंदिर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए 96 घंटे के भीतर की RT-PCR के नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाण पत्र तथा फोटो पहचान पत्र देना होगा। मंदिर सप्ताहांत और प्रमुख त्योहारों के अवसर पर बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद बुलंदशहर जिले के नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। अंतिम संस्कार में कई नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में आज राज्य में अवकाश की घोषणा की है। श्री कल्याण सिंह के निधन के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ खंडपीठ भी बंद है। लंबी बीमारी के बाद शनिवार को लखनऊ में श्री सिंह का निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर जनता के दर्शन के लिए कल लखनऊ से अलीगढ़ के महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया। इस समय श्री कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अतरौली में रखा गया है। उनके अंतिम दर्शन के लिए अतरौली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश के सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहे। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है और मैं मानता हूं कि रिक्तता को एक लंबे समय तक भर पाना बहुत मुश्किल है। श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने लोकसभा में बुलंदशहर और एटा का प्रतिनिधित्व किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये टावर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये टावर प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को शुद्ध कर सकेगा। श्री केजरीवाल ने कहा कि यदि इस टावर का कार्य संतोषजनक पाया गया तो पूरी दिल्ली में इसी तरह के स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। टोक्यो पैरालंपिक खेल कल से शुरू हो रहे हैं। कल होने वाले उद्घाटन समारोह की थीम है वी हैव विंग्स। इन खेलों में भारत के 54 एथलीट 9 स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। पैरालंपिक में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। सभी 54 खिलाड़ियों ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। पैरा टेबल टेनिस में भावीना पटेल और सोनल बेन पटेल पदक जीतने का जोर लगाएंगी। भावीना और सोनल बेन बुधवार को अपने क्वालिफिकेशन राउंड शुरू करेंगी। अरुणा तंवर ताइक्वांडो स्पर्धा में भारत की एकमात्र चुनौती है। पैरा पावर लिफ्टिंग में सबकी नजरें जयदीप और सकीना खातून पर होंगी। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 रजत और 1 कांस्य पदक विजेता भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को देश भर में लोकप्रियता मिल रही है और ये आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश के एकीकृत स्वरूप के इतिहास में 23 अगस्त का दिन बहुत महत्व रखता है। 1947 में इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। पटेल को उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्रालय भी सौंपे गए थे।
सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके भारतीय एकता का निर्माण करना। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 के खेड़ा संघर्ष में हुआ। जनता को उस वर्ष करों में राहत दे दी गई। ये सरदार पटेल की पहली सफलता थी। इसके बाद 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये एक बड़ा किसान आंदोलन था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देकर सम्मानित किया। 1950 में उनका देहांत हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं को देखते हुए 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लौह पुरुष के अनुपम व्यक्तित्व को चिरस्थायी बनाने के लिए 31 अक्टूबर 2013 को उनकी 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यहाँ लोह से निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा लगाने का निश्चय किया गया। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता की मूर्ति रखा गया। बाद में 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला। सही मायनों में सरदार पटेल में मनु की शासन की कल्पना थी। उनमें कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता थी। वे केवल सरदार ही नहीं बल्कि भारतीयों के हृदयों के सरदार भी थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह का आयोजन कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन किया। इसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देश भर से लोग हिस्सेदारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। एक रिपोर्ट। पत्र सूचना कार्यालय PIB आजादी के अमृत महोत्सव पर माइक्रोसाइट शुरू करेगा, जबकि ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन BOC संविधान निर्माण पर ई-पुस्तक जारी करेगा। BOC 75 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की प्रेरक कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। गीत और नाटक कलाकार नुक्कड़ नाटक, जादू, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के संदेश का प्रचार करेंगे। प्रकाशन विभाग स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारियों पर ऑनलाइन क्विज आयोजित करेगा और विभाग द्वारा प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों पर पॉडकास्ट श्रृंखला चलाई जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपने वेबसाइट पर आभासी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करेगी। फिल्म डिवीजन भारत में चलचित्र निर्माण में तकनीकी प्रगति के विषय पर वेबिनार और ऑनलाइन फिल्म समारोह आयोजित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 16 अगस्त से विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। अमृत महोत्सव क्विज का तीसरा प्रश्न है, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। एक प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1933 में उपवास के कारण तबियत बिगड़ने पर महात्मा गांधी को यरवदा जेल से रिहा किया गया था। अगस्त 1933 की शुरुआत में बापू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के अपने इरादे की घोषणा की। औपनिवेशिक सरकार ने अहमदाबाद में बापू को गिरफ्तार कर साबरमती जेल भेज दिया। बाद में उन्हें यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि उन्हें जेल के भीतर हरिजनों के लिए काम करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने 16 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू कर दी और 20 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 अगस्त को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए एक और महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी भी लेकर आए हैं, टुंगुटूरी प्रकाशम पंतुलु की, जो आंध्र केसरी के नाम से भी लोकप्रिय हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टंगुटूरी प्रकाशम का जन्म आज ही के दिन 1872 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। प्रकाशम जिले का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। वे अंग्रेजों के खिलाफ अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते हैं। 1928 की एक ऐतिहासिक घटना में साइमन कमीशन की तत्कालीन मद्रास यात्रा के दौरान वे पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। कमीशन के दौरान ब्रिटिश पुलिस के समक्ष प्रदर्शित वीरता के अलावा प्रकाशम 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गुंटूर में 30,000 कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ प्रदर्शन किया। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्घोष किया। इस आंदोलन में प्रकाशम ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशम ने स्वराज पत्रिका शुरू की और देश भर में राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया। टुंगुटूरी प्रकाशम ने मद्रास लॉ कॉलेज से विधि की स्नातक उपाधि हासिल की। 14 साल तक वकालत करने के बाद वो इंग्लैंड गए और मद्रास उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए बैरिस्टर का कोर्स पूरा किया। लंदन जाने वाले जहाज पर पहली बार उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्होंने आजादी से पहले 4 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने तत्कालीन मद्रास और आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता राज्य के कई क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में परिलक्षित होती है। मद्रास प्रांत के लिए उनके द्वारा तैयार की गई जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट देश से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के भारत सरकार के प्रयासों का अग्रदूत बन गई। 20 मई 1957 को टंगुटूरी प्रकाशम ने अंतिम सांस ली और देश ने अपने महानतम सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक को
खो दिया। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे महापुरुषों की निस्वार्थ सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा। और अब हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। स्वाधीनता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण के अंश के साथ आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति धरोहर। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज से शुरू होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई है। इस दौरान किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना और छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ नवीकरणीय योजना सोसाइटी उपभोक्ताओं के पंजीकरण और छत पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए एक वेबसाइट शुरू करेगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मानो थंगराज ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने के सिलसिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा हो सकती है और आंधी भी आ सकती है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाने और सामान्य वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तरी भारत में श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान लेह में 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 24 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाने और तापमान 11 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में तापमान 17 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाने और 1 या 2 स्थानों पर आंधी या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 27 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इम्फाल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर आंधी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। शिलांग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, वर्षा हो सकती है। तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोहिमा में तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आइजॉल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 जगह आंधी के साथ वर्षा हो सकती है। तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज के लिए आज का प्रश्न फिर से सुन लें। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण कार्य योजना का शुभारंभ करेंगी। देश भर में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.63% हुई। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खोला गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार अब से कुछ देर बाद नरौरा के गंगा तट पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशेष सप्ताह की शुरुआत की।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया और कल से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।